देखिए मुकाबला नंबर 2 और नंबर 3 का ही है, कांटे का मुकाबला। जो बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे कि मुसलमानों का वोट किधर गया, पीके को मिला या फिर मुसलमानों का वोट आरजेडी को मिला। इनमें प्रशांत किशोर आगे है। अब प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है तो वहां तो पूरे देश भर से, पूरे बिहार भर से कार्यकर्ताओं को जमा किया गया। वहां पूरा अंडल मंडल के हिसाब से बांटे गए लोग। बूथ वाइज जहाँ 7 लोग पहले प्रभारी हुआ करते थे वहाँ 11 लोगों को लगाया गया। पन्ना प्रमुख 1 की जगह 2 किया गया। तो उस हिसाब से वहाँ व्यवस्था की गई। ब्राह्मण वोट टूटेगा, भूमिहार वोट टूटेगा, राजपूत वोट टूटेगा। बांकीपुर विधानसभा चुनाव अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। आज वोटिंग हो गई है और 3 तारीख को परिणाम आएंगे। अगर चुनाव की बात करें तो बांकीपुर विधानसभा सीट पर खूब प्रचार हुआ। कहा जाए तो अगर सबसे महंगे चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें बांकीपुर का भी जिक्र होगा। तमाम सरकार के मंत्री नेता वहां पर उतरे। उधर पीके ने भी खूब जोर लगाया, तेजस्वी यादव ने भी आखिरी दिन में खूब अपना कहिए तो जोर लगाया, खूब प्रचार किया। लेकिन जितना जोरदार प्रचार हुआ मतदाता उतने ही सुस्त निकले। 3 बजे तक का यह आंकड़ा है, करीब 27.90% मतदान हुआ है। पिछली बार से तुलना करें तो अभी 10% कम है। हालांकि 5 बजे तक ये घट और बढ़ सकता है, लेकिन ये आकलन है कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 30-35 के आसपास तक जाएगा। मतलब कि जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितना धुआंधार प्रचार हुआ था, ये प्रचार मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में कहिए तो पोलिंग बूथ तक लाने में उस तरीके से सफल नहीं हुए। मतदान परसेंट क्या कहता है, बांकीपुर चुनाव में वोटिंग के बाद क्या समीकरण वहाँ पे बन रहे हैं, क्या लग रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। और एक बात जो तमाम चैनल्स बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीतेगी कि पीके जीतेंगे कि तेजस्वी जीतेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि तेजस्वी बनाम पीके दोनों में से आगे कौन रहेगा। हमारे साथ मनोज सर है, मैं हूं किसले। और सर, जैसा कि आज मतदान हो चुका है, मतदान परसेंट के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाई मतदान प्रतिशत अगर जब बढ़ता है, एकदम बढ़िया उछाल आएगा तो ऐसा माना जाता है कि भाई बदलाव होता है। लेकिन मतदान परसेंट हम देख रहे हैं पिछली बार की तुलना इस बार से करें, 3 बजे तक का आंकड़ा है, उसके हिसाब से कम है। ये क्या इसके क्या मायने निकलते हैं? 3 बजे तक के हिसाब से अगर आप 27% की बात कर रहे हैं तो आप पुराना एवरेज देखिए दिन का, और दिन में कैसे कैसे ट्रेंड बढ़ा है वोटिंग का। तो जो वोटिंग का ट्रेंड दिख रहा है तो हर 2 घंटे में लगभग 10% के आसपास का गैप है। तो आप समझिए कि 3 बजे का ये है तो 10% आप बढ़ा लीजिए। और चूंकि शाम के समय बिहार में धूप भी है और उस हिसाब से अगर देखेंगे शाम में लोग फ्री भी होते हैं तो शाम में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है उस हिसाब से। तो आप समझिए अगर 10% का भी आंकड़ा लेके चलेंगे तो 27, 10, 37 होता है। तो 35, 35, 36 से तो कहीं गया नहीं। और उपचुनाव में वो भी किसी शहरी सीट पर उपचुनाव में, और खासकर पटना जो कि बांकीपुर का इतिहास भी देख लीजिए, तो वहां चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज है वो इसी के आसपास रहा है। और इसी जो आपने अच्छा कहा कि भाई जब वोट परसेंटेज बढ़ता है, जंप करता है, तो माना जाता है कि आप मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने जमकर वोट किया, जिसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन किसलिए ऐसा लग नहीं रहा है। और जो स्थिति है, जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से लग रहा है कि जो बांकीपुर में वोटिंग अब तक होती रही है उसी के आसपास, मतलब 35-36 के आसपास चीजें रह जाएंगी। और ये बांकीपुर का पूरा ट्रेंड है, पुराना इतिहास देखेंगे ना तो 40-40 के आसपास ही मैक्सिमम वहां गया है। तो उस हिसाब से देखिए तो वोटिंग परसेंटेज तो लगभग ठीक है। अब इसमें आता है कि वोटिंग परसेंटेज लगभग ठीक है तो आप जो कह रहे हैं कि भाई क्या प्रशांत किशोर या फिर बीजेपी, मतलब वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा, और जो आप बता रहे थे कि वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतलब प्रशांत किशोर के फेवर में। लेकिन चूंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया तो आपके सवाल को अगर मैं समझूं तो आप मान के चल रहे हैं कि वहां बीजेपी के फेवर में रिजल्ट होने जा रहा है। तो कमोबेश जो बीजेपी का आकलन है, जो बीजेपी का इस वक्त, अभी हम चर्चा करने से पहले जो हम इंटरनल सोर्सेज से बात कर रहे थे, तो उनका यह अनुमान है कि चीजें हो गई है और अच्छी खासी संख्या में चीजें वहां बीजेपी कर रही है। अच्छा, उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव कई बार होते हैं, ऐसे सुमड़ी में होकर निकल जाते हैं, चर्चा नहीं होती है। आप लगातार राजनीति में रुचि रखते हैं, आपने कई चुनाव देखे, कराए होंगे, अब देखिए होगा। गुजरात का मंजनपुर सीट, वहां भी चुनाव हो रहा है, लेकिन उसी को चर्चा नहीं हो रही है। अब चूंकि हैवी वेट जो आप बात कर रहे हैं ना कि चर्चा प्रशांत किशोर के लिए चुनाव, जब 25 में प्रशांत किशोर हारे हैं, जब 25 के चुनाव में बिहार में उनका सुपड़ा साफ हुआ है, तो एक तरीके से उनके लिए राजनीति में टिकना और अपने आप को ये बताना कि नहीं हम राजनीति के अखाड़े में खड़े हैं, इसलिए उनका
इस चुनाव में उतरना जरूरी था और इसी रणनीति के तहत उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें उतारा कि आप उतरिएगा तो कार्यकर्ताओं में, चूंकि इसकी मैसेजिंग पूरे बिहार में थी और इसका संदेश पूरे बिहार में था, तो इससे कार्यकर्ता आपके बूस्टअप रहेगा। नहीं तो कहेगा नेता भाग गया, अब नेता भाग गया तो कार्यकर्ता ही भाग जाएगा ना भाई, चुनाव अगर 5 साल बाद है। हाँ। तो कार्यकर्ताओं को जीवंत रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप रखने, चार्जअप रखने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि इसका लोगों ने विरोध भी किया, कहा कि भाई इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाना चाहिए था, केसी सिन्हा इसी नाम पर भाग गए, जो चर्चा है उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब है प्रशांत किशोर उतर गए। और प्रशांत किशोर, चूंकि देखिए प्रशांत किशोर नेशनल फिगर है, बिहार में तो है ही, लेकिन उनका देखिए साउथ में, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां के नेताओं से, वहां के बीच में लोकप्रिय, या पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तो प्रशांत किशोर की पैन इंडिया छवि रही है। बड़े रणनीतिकार की हैसियत से, पॉलिटिकल नेता की हैसियत से उनकी छवि अभी आई है, लेकिन रणनीतिकार की तहत उनका पहचान रहा है और सालों से हम लोग टीवी मीडिया में काम करने वाले लोग उनको कवरेज देते रहे, उनको जानते रहे। तो उस हिसाब से चीज हाई पिच पे चला गया बांकीपुर का। और दूसरा नितिन नवीन, जिनके लिए चुनाव हो रहा है, जिनकी वजह से चुनाव हो रहा है, वो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तब समझिए, तो उस सीट पर चुनाव होना, 2-3 कारण है ना जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हाई प्रोफाइल सीट, तो 2-3 कारण हुआ। एक तो प्रशांत किशोर के नजरिए से, दूसरा नितिन नवीन के नजरिए से, और तीसरा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री, बिहार में जो 20 साल 22 साल 21 साल की सत्ता रही नीतीश कुमार की, उस सत्ता के बाद सम्राट चौधरी जो बीजेपी को पहली बार बिहार में सत्ता मिली, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री हुआ, तो बीजेपी के कार्यकाल का पहला उपचुनाव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और इसीलिए इंपॉर्टेंट नितिन नवीन के लिए भी, इसीलिए बीजेपी के लिए भी, इसीलिए सम्राट चौधरी के लिए, इसलिए आपकी भी नजर है, हमारी भी नजर है और पूरे बिहार की नजर है। और यही वजह है कि तमाम मंत्री नेता कहिए तो सबको एक एक वोट अलॉट कर दिया गया है। प्रतिष्ठा का सवाल हो गया ना। हाँ। अब प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। हर जाति, हर वर्ग का नेता अब जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो वहां तो पूरे देश भर से, पूरे बिहार भर से कार्यकर्ताओं को जमा किया गया। वहां पूरा अंडल मंडल के हिसाब से बांटे गए लोग, बूथ वाइज जहां 7 लोग पहले प्रभारी हुआ करते थे, वहां 11 लोगों को लगाया गया, पन्ना प्रमुख 1 की जगह 2 किया गया। तो उस हिसाब से वहां व्यवस्था की गई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप समझिए ना भाई, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक होता है प्रधानमंत्री की सीट, पूरे देश से लोग पहुंचे, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वहां पूरा सबको अपना नंबर दिखाना था, तो सब लोग उस हिसाब से कंपेनिंग करने गए। और देखिए जो बातें थी चुनाव के दौरान कि भाई कौन वोट टूटेगा, कास्ट के टूटने की बात नहीं थी, टूटने की बात थी कि भाई प्रशांत किशोर के आने से ब्राह्मण वोट टूटेगा, भूमिहार वोट टूटेगा, राजपूत वोट टूटेगा। एनडीए फोल्ड में इन तीनों के टूटने की चर्चा थी, अटकलें थी। उधर महागठबंधन फोल्ड में मुसलमानों के टूटने की बात थी, लेकिन एनडीए में जो टूटने की बात थी, तो आप देखिए वहां बीजेपी ने क्या किया, वहां तमाम बड़े जो चर्चित नाम है, पवन सिंह, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर, और जितने भी ब्राह्मण और भूमिहारों के सम्मानित नेता हो सकते थे, उन सबको उतारा। हाँ, गली गली, हाँ, राजपूतों का गली 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 प्रचार कराया। तो प्रचार में तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब चुनाव को देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और पूरी मजबूती से लड़ती है। तो बीजेपी ने कोई भी, देखिए कोई भी अखाड़ा में महारथी उतरता है तो इसीलिए उतरता है। अब आप एक मिनट कहिए कि भाई आरजेडी नहीं लड़ा, तो आरजेडी शुरुआती दिनों में लगा कि आरजेडी जो है वहां लड़ाई में नहीं है, तेजस्वी बाहर थे। तो फिर बाद में तेजस्वी यादव आए और उन्होंने रोड शो करके, उन्होंने मीटिंग करके, कंपेनिंग करके चीजों को अपने फेवर में मोबिलाइज करने का काम किया। तो तेजस्वी के आने से भी, तेजस्वी के मैदान में प्रचार में आने से भी वहां का समीकरण बदला है, प्रभावित हुआ। जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो आप पूछ भी रहे थे कि नंबर 1 तो हो गया, नंबर 2 नंबर 3 कौन, तो देखिए मुकाबला नंबर 2 और नंबर 3 का ही है, कांटे का मुकाबला। ये बड़ी बात कहते हैं कि नंबर 1 तो फिक्स है, नंबर 1 के बारे में ज्यादा बातचीत नंबर 1 के बारे में कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, जो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। अब देखिए आप जिस तरीके से आज का जो वीडियो देखेंगे, आप आज का जो वीडियो देखेंगे नेता, देखिए नवीन जो बीजेपी, नीरज कुमार सिन्हा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आप इसको समझिए, अपनी पार्टी से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे, प्रशांत किशोर के लोग प्रशांत किशोर के लिए लगे हुए थे, लेकिन वहां नीरज सिन्हा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वहां बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व, एनडीए सरकार वहां चुनाव लड़ रही थी। आप वहां नीरज सिन्हा तो एक प्रतीक था, नीरज सिन्हा एक सिंबल, कि नीरज सिन्हा एक चेहरा है, चुनाव लड़ाने के लिए कोई चेहरा देना पड़ता, चेहरा था।
बाकी जो लड़ाई थी वहां पर, वो लड़ाई वहां बीजेपी लड़ रही थी, वहां जेडीयू लड़ रहा था, वहां सम्राट चौधरी लड़ रहे थे, वहां नितिन नवीन लड़ रहे थे, वहां इस तरह के चेहरे, इस तरह के फिगर वहां चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। तो जो वोटर वोट देने गया है, वो जो वोट दे के आया है, वो नीरज सिन्हा को वोट देके नहीं आया है। अब बात समझिए, प्रशांत किशोर के लिए लोग लग रहे थे, लेकिन जो वोटर वोट देने गया है, वो कमल छाप को वोट देके आया है, नीरज सिन्हा को वोट देके नहीं आया है। नीरज सिन्हा वहां, मैं पहले बोल रहा हूं, नीरज सिन्हा वहां वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं है, वहां सवाल है कि भाई किसको वोट देके आए। तो वहां लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। और जो बात हम लोग कर रहे थे कि जो वोटर टर्नअप है वहां 30 से 40% के बीच का रहा है, लेकिन आप बीजेपी का वोट देखिए ना, बीजेपी को वहां पिछले 5-7 चुनावों से 1995 से देख लीजिए आप, 1995 जब से नितिन नवीन के परिवार की सीट है, बीजेपी जीत रही है, तो वहां बीजेपी को 50% से कम कोई वोट ही नहीं मिला। भाई 50 से ऊपर आप 82, 83 तक जाइए, वहां तक वोट गया है, चाहे लोकसभा की बात कीजिए चाहे विधानसभा की बात कीजिए। तो वहां अब प्रशांत किशोर की पार्टी 25 में लड़ी वहां, तो प्रशांत किशोर की पार्टी को कितने वोट मिले? 7,000 वोट मिले, 5% के आसपास, और वहां 62-63%। अच्छा, एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार जैसे आपने कहा कि खूब वोट मिलता है, हार जीत का जो मार्जिन है वो भी बहुत बड़ा होता है, इस बार हार जीत का जो मार्जिन है क्या वो कम होगा? मैं फिर से वही सवाल आप पूछ रहे हैं। सबका कहना यही है, सबका सवाल यही है कि क्या एनडीए का वोटर टूटा कि नहीं टूटा, और जब तक एनडीए का वोटर नहीं टूटेगा तब तक मार्जिन कम होने का सवाल ही नहीं है। अब बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। पीके भी ये बात कह चुके हैं, एनडीए का वोटर टूटेगा तभी मार्जिन पर फर्क पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मुसलमानों का वोट किधर गया, पीके को मिला या फिर मुसलमानों का वोट आरजेडी को मिला, तेजस्वी को मिला, तेजस्वी की पार्टी को मिला। तो देखिए वहां क्या है कि अगर आरजेडी का वोट, अगर आरजेडी में मुसलमानों का वोट शिफ्ट हुआ प्रशांत किशोर की तरफ, जो कि दिख नहीं रहा है, मैं बता दूं आपको, इस वक्त तक जो जहां से रिपोर्ट है 3-4 मोहल्लों से, वहां मास वोट नहीं दिख रहा। वहां कहानी यह है कि महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का वोट प्रशांत किशोर को जाता हुआ दिखा है, और नौजवानों का वोट भी, चाहे इधर के उधर को हो, नौजवानों में एक बड़ी संख्या, जो जेएनजी की बात आप कर रहे थे, उसका थोड़ा बहुत वोट जो है ना उधर गया है। लेकिन जो मास वोट शिफ्टिंग की बात है वो तो ईवीएम खुलेगा तब मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो इनपुट है, जो सर्वे है, उसके हिसाब से मास वोट टर्नअप उस तरफ नहीं हुआ है। और जब मास वोट टर्नअप नहीं होगा तो आप समझिए नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई ही काटकी रहेगी, नंबर 1 तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। और गैप देखिए चुनाव में अर्थमेटिक बहुत महत्व रखता है। आप समझिए चुनाव में जो अर्थमेटिक है ना उसको बहुत महत्व रखता है। ऐसे नहीं है कि आप सीधा उम्मीदवार उतार दिए। आपका बेस क्या है, आपकी इस बेस, आपका बेस है 5%। जो 7,000 वोट आपको 2025 में मिले हैं उसको आप बेस मानेंगे। कोई भी आप चाहे हम जब रिपोर्ट करने जाएंगे ना तो ग्राउंड उसको बेस मानेंगे कि वो बेस है। कोई अनलेस अंटिल कोई आंधी चल रही हो, अनलेस अंटिल कोई सुनामी चल रही हो आपके फेवर में, बात समझ रहे हैं। और जब सुनामी चलती है ना तो पता चलता है कि सुनामी है, जोर घटाव नहीं होता है, पता चलता है कि सुनामी है। तो जब पता चलता है सुनामी है तो आपके पास वोट था 5%, प्रशांत किशोर के पास जो बेस वोट है वो है 5% का, और बीजेपी के पास बेस वोट जो है पिछले चुनाव को देखेंगे तो 60% प्लस है। तो प्रशांत किशोर को जीतने के लिए 45%, 46% जोड़ना है, तब जाके आपका आंकड़ा होता है 51। और एक साधारण सा राजनीति का जानकार भी कह सकता है कि 45% कम नहीं हो रहा है बीजेपी, 40% बीजेपी कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी, अगर पिछले चुनाव में बीजेपी को 63% वोट मिले हैं तो बीजेपी को हारने के लिए 20% से 25% कम करना पड़ेगा आपको। और वो 20-25% वोट किसका कम होगा, कौन सी जाति का कम होगा? देखिए कुर्मी वहां अच्छी खासी संख्या में है, कोड़ी अच्छी खासी संख्या में है, वहां मिडिल क्लास वोटर है। देखो कुछ कारण है, जो कारण आप हम लोग सब लोग समझना चाह रहे हैं कि कुछ कारण है। जेएनजी का आंदोलन हो गया, बिहार में भरत तिवारी का मामला हो गया, या फिर जो सरकार में मंत्रिमंडल को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, वो 3-4 कारण बने। लेकिन इन 3-4 कारणों को भुनाने का मौका प्रशांत किशोर को नहीं मिल पाया। मतलब कोशिश की उन्होंने, लेकिन उस तरीके से भुना नहीं पाए जो दिख रहा है। तो उस हिसाब से आप समझिए तो प्रशांत किशोर के सामने चुनौती है, चुनौती की वो आरजेडी में कितना वोट ले पाए। अगर आरजेडी का पूरा वोट शिफ्ट हो गया पीके की तरफ, जो कि नहीं हो रहा है,
जो कि नहीं है। अब बात समझिए भाई, आरजेडी का पूरा वोट शिफ्ट होने का मतलब तो ये हुआ ना कि वैश्य का वोट, यादव का वोट और मुसलमान का वोट शिफ्ट हो गया। आरजेडी का पूरा वोट शिफ्ट होगा और एनडीए के वोट में से, एनडीए के वोट लगा पाएंगे तो पीएनटीपी के सेल लगा, मुसलमान यानी भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत अगर सेल लगा पाए तब प्रशांत किशोर टक्कर दे पाएंगे। तब 2-4-5 हजार की मार्जिन हम मान सकते हैं कि ऊपर नीचे होके प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप बताइए, आपके पास कोई ऐसा इनपुट हो कि आपको लगे कि नहीं पूरा आरजेडी टूट गया, भाई देखिए ना वोट का रेशियो देखिए, उस रेशियो के हिसाब से जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार की तुलना में वो 2-4% कम होता हुआ दिख रहा है। अब 2-4-5% कम होता दिख रहा है, इसका मतलब जो नंबर है, टोटल नंबर है, वो टोटल नंबर में ही 5-7 हजार कम होगा। तो उस हिसाब से तो मार्जिन कम नहीं हो रहा है ना। अच्छा, आज की चर्चा को समराइज करते हैं। बहुत तमाम बातें आपने कही, आसान तरीके समझने के लिए अगर बीजेपी एज ले रही है, लीड कर रही है, हम और आप इस बात का आकलन करने के भाई नंबर 1 तो बीजेपी है ही, बात नंबर 2 नंबर 3 की अब करनी चाहिए कि भाई इनमें कौन आगे रहेगा। तो बीजेपी अगर जीतती है तो उसके पीछे 5-6 बड़े कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी के जीतने का एक सबसे बड़ा कारण है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता सबसे बड़ा कारण। देखिए, विश्वसनीयता आपकी उस क्षेत्र में जो लोग हैं, प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। क्या वहां के नहीं है, वहां के हाँ, मतलब एक तो वहां के नहीं है और उनकी राजनीति, उनका पिछले विधानसभा चुनाव में जब 25 में जब चुनाव हुआ तो प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए थे, मतलब राजनीति छोड़ दूंगा, उसको इतनी कम सीटें आएंगी। एक विश्लेषक इस तरह का विश्लेषण करता है और फेल हो जाता है तो फिर आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, साख पर सवाल खड़े होते हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो दावे 25 के चुनाव में किए, वो दावे उनके सही साबित नहीं हुए। तो जो लोग उनके पीछे थे, जो लोग उनके साथ थे, उनको उनका भरोसा टूटा कि भाई हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं, जिनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बातें, उनको जिस चीज में उनको महारत हासिल है उसमें भी वो सटीक विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो विश्वसनीयता का सवाल है। और बीजेपी के साथ देखिए, बीजेपी में पहले अभी चर्चा में हम बता रहे थे कि वोटरों ने वोट न सम्राट चौधरी को दिया है, न वोटरों ने वोट नीरज सिन्हा को दिया है। वोटरों ने जो वोट दिया है वो दिया है कमल के फूल को। और कमल के फूल से जैसे वहां का चुनाव जो है, बांकीपुर का चुनाव बोचहा के चुनाव से भिन्न था। बोचहा के चुनाव में क्या था, जो एनडीए का वोटर था ना, वो खुल के खड़ा हो गया था आरजेडी के साथ कि नहीं देंगे आपको। ये कह रहा था कि नहीं देंगे। अब बात समझिए, बोचहा का चुनाव आज से 3 साल 4 साल पहले हुआ था, उसमें बीजेपी जो एनडीए का वोटर था उसने कहा था कि हम आपको वोट नहीं देंगे, और गली गली गांव गांव घुमा दिया था इन लोगों को। 100 एमएलए और एमपी वहां कैंप किए हुए थे मुजफ्फरपुर में और हार गए। तो अब पटना बांकीपुर की सीट, और पटना में बांकीपुर की सीट में आप बताइए कहीं से कोई ऐसा वीडियो मिला जिसमें आपको कोई कह रहा हो कि नहीं भाई हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? 1-2 जगह विरोध की नहीं, विरोध अलग चीज है। आप बात समझिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना। देखिए, बीजेपी एक चुनाव में एक कला ये भी होती है कि आपको बोलने का मौका दे दिया, आपके अंदर जो गुस्सा है ना उसको निकाल दिया। तो यूजीसी के सवाल पर, भरत तिवारी के सवाल पर, भूमिहारों को सरकार में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिली, राजपूतों को तरजीह नहीं मिली, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, इस तरह की बात करने वाले को सुन मिले होंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको निकलवा दिया, बोल के आपने निकाल दिया है ना, कह दी, और इन्होंने निकाल दिया। और इसको जब आपने निकाल दिया ना, जब आप ऐसा बोल देते हैं तो आप पब्लिक फेस बन जाते हैं। ये तो बन गए पब्लिक फेस, और बन गए तो फिर आपके पीछे 4 लोगों को लगा दिया गया मनाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे आपने बोला, आपकी बात सार्वजनिक हो गई, आपकी बातें वहां पहुंचने लगी, अब उसके पीछे आपको लोग लगा दिए गए, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके संगी साथी, आपको मनाने के लिए। तो उसके बाद चीजें वहीं से मोल्ड होना शुरू हो जाती है। तो राजनीति में ही कला है, अगर आपने बोल दिया, आपको सियासत की मास्टर क्लास हो गई, तो वो आपको बता दिया कि आप बोलिए, आप बोलिए, ताकि आपने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, अपना गुस्सा निकाल दिया, पालिए मत वोट के दौरान निकालेंगे, निकाल दिया, पहले निकाल दिया, और निकालने के बाद फिर मौका मिल गया ना, फिर आपके पीछे आदमी लगा दिया, मना लिया कि अभी कर लीजिए, प्रतिष्ठा का सवाल है, अभी देखिए अध्यक्ष जी का सवाल है, अभी मुख्यमंत्री का सवाल है, अभी आगे कर लेंगे, जो आपके ग्रीवांसेज हैं उसको करेंगे, सरकार से बात करेंगे। तो उसमें चीजों को जो है ना, अब कुछ लोगों ने जोड़ दिया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से और प्रहलाद जोशी के लाने से लोगों ने जोड़ दिया कि भाई उनको हटा दिया, इनको ला दिया, बीजेपी वाले में सब हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें वहां हुई। अब राजनीति में जो है ना, साम दाम दंड भेद सारे कला लगा के चुनाव जीतने की कला अपनाई जाती है। ये तो थ्योरी है।
इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबको उतार दिया, ब्राह्मण नाराज है तो चलिए ब्राह्मण चेहरा उतार गए, भूमिया नाराज है तो विजय सिन्हा आ गए, तमाम चेहरे आ गए, राजपूत नाराज है तो पवन सिंह आ गए। तो ऐसे जो विश्वसनीयता का मामला था ना, तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन निकाल के आपको मना लिया। और जो देखिए कई बार क्या होता है, प्रशांत किशोर के जो टीम है ना, उससे भी बीजेपी ने सीखा, सबक लिया सरकार ने। अब प्रशांत किशोर की टीम क्या हुआ कि अब देखिए कई मोहल्लों में जाकर, बाकी पुलिस को 6 सीट है, तो वहां जाकर वहां की समस्याओं को उन्होंने उजागर किया। भाई ये सड़क नहीं बनी, ये नाला नहीं बना, ये गटर नहीं बना, ये सीवर नहीं बना, इस तरह की चीजें होती, सब पूरा सफाई नहीं हुआ। तो खबर सरकार तक पहुंच गई, नगर निगम तक पहुंच गया, और चूंकि पूरा सिस्टम उनका अपना है, तो आपने उठा सब काम करवा दिया, तो भला हो गया उनका। तो देखिए उसको मुद्दा तो उठाया, लेकिन अब उसको लाज लिहाज छोड़ के उसको काम करा दिया, तो काम करा दिया, लोगों का काम हो गया, भला हो गया। अब जो समस्या थी वो समस्या एड्रेस हो गया, तो वो मुद्दा नहीं रह गया ना। आपने मुद्दा बनाया कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, अब उसने वो काम कर दिया। आपने मुद्दा बताया, वो काम कर दिया, उसके हाथ में पावर था, उसने कर दिया। अब जैसे भी किया, नियम कानून ताक पर रख के किया, वो अलग चीज है, उसको भूल जाइए। जनता को उसका काम हो गया, पब्लिक को उससे फायदा मिल गया कि उससे चीजों को, तो उसका पब्लिक को ग्रीवांस मिल गया। और सरकार के सत्ता में होने का देखिए, उपचुनाव में क्या होता है, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा लहर नहीं हो तो सरकार को उसका नुकसान होता है। कोई लहर तो था नहीं उस तरीके का। प्रशांत किशोर नेता थे, अब प्रशांत किशोर ने ऐसी सीट चुनी जहां बड़ा मुश्किल था चीजों को करना, क्योंकि बीजेपी की कोर सीट थी, परंपरागत सीट थी। आप समझिए उस सीट से 2 मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने उस सीट से। आप समझिए बड़े बड़े नेता चुनाव लड़के जीते भी और हारे भी। रविशंकर प्रसाद के पिता वहां से मिले रहे, ठाकुर प्रसाद, रामकृपाल यादव हार गए वहां से। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा, शत्रुघ्न सिन्हा पटना में बिहारी बाबू इतना बड़ा नाम रहा, वो चुनाव लड़के हार गए, मतलब उनके बेटे। तो कई बड़े नामचीन लोग वहां लड़े हैं, हारे हैं। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर हार जाएंगे या फिर प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा वहां तूफान आने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी मैसेजिंग दे दी कि भाई उनके चुनाव लड़ने से जो कार्यकर्ता थे ना, वो पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए, घूमे फिरे गली गली। तो एक जो गैप था पिछले 6 महीने का, 25 के चुनाव में हार कर नवंबर के बाद से जो गैप था, वो गैप फुलफिल हो गया। तो अगले कुछ दिनों तक प्रशांत किशोर नंबर 2 पे कौन रहेगा, नंबर 2 पे कौन रहेगा? देखिए अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि नंबर 2 की लड़ाई में प्रशांत किशोर आगे हैं, आरजेडी पीछे हो जाएगी। आरजेडी पीछे हो जाएगी। अगर तेजस्वी यादव कुछ दिन और पहले जोर लगाए होते तो एक संदेश जाता। अब कुछ लोग तो बता रहे हैं कि यादवों का वोट भी बीजेपी की ओर गया है, यादवों का वोट भी बीजेपी की ओर गया है। अच्छा, अलग अलग कारणों से गया है। तब यादवों का कोई देखिए सत्ता में बने रहना एक बड़ा, तो इससे क्या मैसेज जाएगा अगर पीके नंबर 2 पे आते हैं, तेजस्वी नंबर 3 पे हो जाते हैं? तो ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स, ये भविष्य की राजनीति का एक संकेत जो 25 के चुनाव में हम लोग देख रहे थे कि मुसलमान प्रशांत किशोर के पीछे मोबिलाइज हो रहा है। अब वोट चुनाव में नहीं झलका, ईवीएम से नहीं निकला वो नंबर, लेकिन जो मोबिलाइज हो रहे थे। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर अगर नंबर 2 पे आते हैं, और देखिए नंबर 2 मैं क्यों कहूं, अगर मान लीजिए क्लोज फाइट में अगर 19-20 हो गया, अगर मान लीजिए अगर आरजेडी का वोट उधर टर्न अप हो गया, जो कि अनुमान हम लोग हो सकता है नहीं लगा पा रहे, हम लोग दूर बैठे अनुमान नहीं लगा रहे हो, तो ईवीएम निकलेगा तब मालूम चलेगा। अभी तो जो हवा निकल के आ रही है उसको बता रहे हैं। तो अगर प्रशांत किशोर क्लोज मार्जिन में चले गए नंबर 2, तब समझिए वो बिहार के स्थापित नेता हो जाएंगे, और तब फिर वो तेजस्वी यादव को चैलेंज मिलेगा, और तब फिर फ्यूचर में एक नया इक्वेशन, नया गठबंधन, नया समीकरण भी बिहार में बन सकता है। क्योंकि बिहार में अभी देखिए फॉरवर्ड क्लास के नेता का अभाव है। तो जो फॉरवर्ड का जो वोटर है ना, वो जो मतलब नाराज होता है और फिर मानता है, नाराज होता है मानता है, तो उसके लिए एक विश्वसनीय चेहरा, विश्वसनीय भाई हम लोग दूर से बैठ के देख रहे हैं, बांकीपुर से नंबर आएगा, मैसेज जाएगा ना कि बांकीपुर ने एक्सेप्ट किया। भाई जहाँ सवर्णों की सीट है, 35-40% सवर्ण है, वहां उन्होंने एक्सेप्ट किया इनको, तो नेता बना दिया। तो उससे एक संदेश जाएगा, तो उससे पीके की राजनीति को मजबूती मिलेगी और तेजस्वी के लिए चुनौती बढ़ेगी। और तेजस्वी का वोट अगर टूटा, मुसलमान अगर इधर उधर हुआ, तो फिर आप समझिए फ्यूचर बिहार की राजनीति में फिर एक इन लोगों का होगा और फिर चीजें बदल जाएंगी। जब नतीजे आ जाएंगे तो जब आप उसका आकलन करेंगे तो उसमें आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे कि मुसलमान वोट किधर गए हैं, यादव वोट किधर, मतलब क्या क्या पैमाने होंगे जिस पर आप इस रिजल्ट को देखेंगे, इसको मापेंगे, इसको परखेंगे? देखिए पुराने अगर समीकरणों को हम देखें, जो पिछले चुनावों के नतीजों को देखें, तो हमें मान के चलते हैं, देख के चल रहे हैं कि जो सवर्ण वोटर है ना, जो सवर्ण वोटर है, जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, जो बीजेपी का वोटर माना जाता है, देखिए उसकी नाराजगी किस बात को लेकर है? उसकी नाराजगी इस बात को लेकर है
कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, विजय सिन्हा को क्यों नहीं बनाया। उसकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आनंद मोहन के बेटे को मंत्री क्यों नहीं बनाया, उसको मंत्री क्यों बना दिया। तो मतलब उसकी नाराजगी को आप समझिए, उसकी नाराजगी बहुत छोटी छोटी नाराजगी है, इससे बहुत कितना असर डालती है। हाँ, मतलब इसका बहुत ज्यादा मास इंपैक्ट नहीं है, मास इसका असर नहीं है, इसका एकदम सीमित जगहों पर असर है। ठीक है, इसका मास असर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी का वोटर है ना, वो किसी भी परिस्थिति में अभी बीजेपी को छोड़ नहीं रहा है। बात समझिए। तो अगर बीजेपी का वोटर बीजेपी को छोड़ नहीं रहा है, तो फिर अगर प्रशांत किशोर अगर चुनाव मैदान में हैं, तो आप उनको मान सकते हैं कि भाई उनके पास कहां से आएगा। भाई बीजेपी का वोटर अगर मान लीजिए ले दे के मान गया, फिर से आप जो कह रहे थे कि भाई लोगों के वीडियो आ रहे हैं, बाइट आ रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि नाराज हैं, अगर नाराज हैं आप मान गए, तो फिर मान गए तो फिर उनकी नाराजगी खत्म हो गई ना, नाराजगी का मतलब नहीं रह गया। और जब नाराजगी का मतलब नहीं रह गया, तो फिर प्रशांत किशोर को कदम बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, प्रशांत किशोर को उनको अपने पाले में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए, ले दे के कहानी ये है कि एनडीए का वोटर इस रिजल्ट के बाद ये दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत टूटेगा टूटेगा, नहीं तो मास नहीं टूट रहा है। तो इस पर देखना यह पड़ेगा कि भाई जो यंग वोटर है वो किस तरफ जा रहे हैं। यंग वोटरों पर नजर रखनी पड़ेगी कि यंग वोटर किस तरफ गए, क्योंकि देखिए इस चुनाव में कोई बूढ़ा और बुजुर्ग कोई उस तरह का फैक्टर है नहीं। सारे उम्मीदवार के हिसाब से देखेंगे तो सब यंग टाइप के लोग ही हैं, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है नहीं। तो यंग फेस किस तरफ जा रहा है, तो एक तो इसको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। पीके के जो वोट मिले हैं वो कौन से समुदाय के हैं, वो कौन लोग हैं? कौन समुदाय भी नहीं, वो पीके को जो वोट देखिए, सारी निगाहें सिर्फ मुसलमान पर रखनी होगी आपको। देखिए, यादव नहीं टूटेगा इस चुनाव में, यादव भले टूट गया हो, यह हो गया हो, लेकिन यादव मास रहेगा आरजेडी के साथ। ठीक है, क्योंकि उसका नेता आरजेडी में है, सबसे बड़ा नेता, उससे बड़ा कोई नेता नहीं है। सवर्णों की बात करेंगे तो सवर्णों में सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता। ठीक है, वहां कोई और मुख्यमंत्री है, कोई और चेहरा आएगा। ठीक है, तो सवर्ण में भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ, ये तीनों बीजेपी के साथ रहेंगे अनलेस अंटिल किसी भी सूरत में। ठीक है, राजपूतों को लेकर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं राजपूतों का वोटर किस तरफ जा रहा है, लेकिन राजपूत उस सीट पर बहुत ज्यादा प्रभावी है नहीं, तो राजपूतों के वोट को लेकर आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर उस सीट पर हम लोगों का आकलन फेल हो गया और प्रशांत किशोर जीत गए, 1% चांस मानिए कि प्रशांत किशोर जीत गए, ठीक है, तब फिर आपको समझना पड़ेगा, तब फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण खुश नहीं है, भूमिहार खुश नहीं है, राजपूत खुश नहीं है, और ले दे के कायस्थों का वोट भले जाति के नाम पर कैंडिडेट को मिला होगा, ले दे के जो सवर्ण एनडीए का वोटर है वो खुश नहीं है। इसका मतलब सवर्ण भी टूटा और मुसलमान भी टूटा। तो एनडीए के लिए भी थ्रेट है और महागठबंधन के लिए भी थ्रेट है, क्योंकि बिहार में एक नया नेतृत्व, नया नेता जो कि मुसलमानों को लेकर भी चलेगा और सवर्णों को लेकर चलेगा, तो एक नया यूनिटी, नया कॉम्बिनेशन डेवलप होगा। इस हिसाब से हम लोग नजर रखेंगे अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो, और प्रशांत किशोर हारते हैं तब भी हमको मुसलमान के वोट पर नजर रखना पड़ेगा। तो चलिए, मतदान संपन्न हो गया है, 3 अगस्त का हमें इंतजार करना होगा, और जब ईवीएम खुलेगा, वोटों की गिनती होगी, तो पता चलेगा कि इस बार चुनाव कौन जीत रहा है और कौन इस बार नंबर 2 पर है, जिसकी हमने चर्चा भी की। बाकी आपका आकलन क्या कहता है, आपके अनुमान क्या बताते हैं, इसके बारे में जरा हमें भी बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी बिहार।